नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। महाकुंभ में हुए हादसे को लेकर और चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं, ये मामले अब सरकार के गले की फांस बनते जा रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में महाकुंभ हादसे को लेकर जिस तरह से प्रदर्शन हुए, नारेबाजी हुई, विपक्ष ने उस पर चर्चा की मांग की, स्पष्टीकरण की मांग की और सरकार से ये पूछने के लिए बताने के लिए दबाव डाला कि वहां पर हादसे में कितने लोगों ने जान गंवाई है, उनकी संख्या क्यों छिपाई जा रही है, इसको बताया जाए। लेकिन इस पर चर्चा की मांग स्वीकार नहीं की गई और इसको लेकर विपक्ष की नाराजगी लगातार बनी हुई है। प्रदर्शन हो रहा है और राज्यसभा से तो विपक्ष ने बायकॉट भी किया। बायकॉट के बाद फिर भी जब सांसद वहां विपक्ष के सांसद पहुंचे, उन्होंने इस पर चर्चा की मांग की और इस मुद्दे पर जिस तरह से राज्यसभा के सभापति ने इनकार किया और उन्हें खुद विपक्ष इस मुद्दे पर घेर रहा है, वो भी देखना और जानना बड़ा दिलचस्प है। लेकिन मसला बेहद गंभीर है। क्यों गंभीर है ये हम देखेंगे कि सांसदों ने जिस तरह से इस विषय को उठाया है और लगातार जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें ये आरोप लग रहे हैं कि किस तरह से सरकार महाकुंभ हादसे की भयावहता को, गंभीरता को कैसे छिपाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वहां जो महाकुंभ में हादसे में जिन लोगों ने जान गंवाई है उनके बारे में अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आ रही है। लेकिन इस मामले में जो तमाम लोगों ने वीडियो शेयर किए हैं, पोस्ट शेयर की हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है कि ये फर्जी है और ये फेक न्यूज़ है। हाँ, कुछ तस्वीरें ऐसी जरूर चली थी जो बाहर की थी, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हुई है। लेकिन अफवाह फैलाने की बात, अफवाह फैलाने के आरोप खुद सरकार पर लग रहे हैं, प्रशासन पर लग रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों पर, बड़े अधिकारियों पर लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं इसकी चर्चा भी हम करेंगे। लेकिन जिस तरह से संसद में ये सारे मुद्दे उठे और इन पर सरकार घिरती नजर आ रही है, उसकी एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहले सुनते हैं कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे पर किस तरह से सरकार को घेरा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां पर हजारों लोगों की जान गई है, किस तरह से। लेकिन उस पर हस्तक्षेप किया जब राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने, तो उन्होंने कहा कि फिर सही संख्या आप बता दीजिए तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरह उस पर चर्चा की मांग की। इस मुद्दे पर सरकार तो घिरी नजर ही आ रही है, राज्यसभा के सभापति भी विपक्ष के निशाने पर है। पहले सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा राज्यसभा में इस मुद्दे पर। सबका विकास, सबका प्रयास, ये अब वो तो हो गया, सबका साथ सबका विकास। यह है सबका विश्वास, सबका प्रयास। क्या प्रयास है? SC, ST, OBC तो बर्बाद हो गए, उनको शिक्षण की कोई व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है और आज SC, ST के खिलाफ तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उस समय स्थिति बहुत ही एक गंभीर बन गई, वहां पर लगा वाद विवाद शुरू हो गया। मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच जब उन्होंने कहा कि आप इसके प्रमाण ले आइए और इस पर माफी मांगिए, और सीधे तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं माफी मांग लूंगा, लेकिन आप सही रिपोर्ट बता दीजिए सरकार से मांगकर, उत्तर प्रदेश सरकार से मांगकर। और सीधे तौर पर बाहर जिस तरह से तमाम नेताओं के बयान भी सुनाएंगे। मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जिनसे हम चर्चा की मांग कर रहे हैं, जिनको चर्चा की अनुमति देनी है, वो तो खुद सरकार को सर्टिफिकेट देते दिखाई पड़ रहे हैं। अमलेंदु जी, ये जो आरोप अब सरकार पर लग रहे हैं और सरकार के अलावा जो सबसे बड़े आरोप लग रहे हैं वो सदन को चलाने वाले यानी पीठासीन अधिकारियों पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, आरोप पहले भी लगे, लेकिन अब सीधे तौर पर सरकार को जो सर्टिफिकेट देने के आरोप लग रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही गंभीर मसला है। जबकि बहुत सारी रिपोर्ट्स, बहुत सारी तस्वीरें, विजुअल्स सामने आ रहे हैं, उनसे साफ पता चल रहा है कि महाकुंभ में क्या हुआ है और कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी वहां पर। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई अगर उस दिन आपने अगर 30 बता दिए थे तो आज तक वो 30 के 30 ही हैं, अभी तक वो 30 के 29 भी नहीं हुए, 30 के 31 भी नहीं हुए, तो आप सही डाटा क्यों नहीं दे रहे हैं और जो उनका विवरण भी नहीं दे रहे हैं और उनकी लिस्ट जारी क्यों नहीं करना। चलिए अगर 30 ही है, मान लिया कि सब 30 ही हैं, तो उन 30 की सूची तो जारी कीजिए।
वो सूची जारी नहीं की जा रही है। और जो लोग तमाम भटक रहे हैं कि उनके परिजन नहीं मिल रहे हैं और वो तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। समीर जी का सोशल मीडिया नहीं होता तो ये खबरें आती ही नहीं किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जो मीडिया है जो मुख्यधारा का, ये तो एकदम चारण भक्ति में लीन है एकदम से। और बहुत सारे पत्रकार और जो उस समय वहां पर थे, तमाम लोगों ने ये बताया कि उन्होंने जो तस्वीरें ली थी वो सारी तस्वीरें डिलीट करा दी गई। ये तो चूंकि सबके पास मोबाइल फोन और कैमरे हैं तो लोगों ने वहां पर बहुत सारी तस्वीरें ली और वो बाहर आ गई, जिससे लोगों को पता भी चल गया कि क्या हुआ वहां पर और किस तरह की स्थिति बनी हुई थी। हाँ बिल्कुल समीर जी, और ये जो स्थितियां वहाँ थी कितनी ज़्यादा गंभीर थी ये साफ समझ में आता है। और एक तरीके से देखा जाए तो सरकार ने इसको दबाने की कोशिशें की और डाटा अभी तक नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ एक तरीके से ये भी देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच भी समन्वय की कमी है, क्योंकि जिस समय योगी आदित्यनाथ आंकड़ा छुपा रहे थे उसी समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्वीट कर रहे थे कि जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उनको संवेदना उनके प्रति, और जबकि योगी आदित्यनाथ जो थे वो सिर्फ घायलों की बात कर रहे थे और कह रहे थे अफवाह ना फैलाएं और अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो यानी कि दोनों सरकारों के बीच भी समन्वय नहीं था। और ये एक तरीके से देखा जाए तो गड़बड़ियां जो हैं वो कई स्तर पर हैं। गड़बड़ियां कई स्तर पर हैं। और यही नहीं, जिस समय जब न केवल विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायक मुखर होकर इस मामले में सरकार को घेर रहे हैं। सरकार पर वहां अव्यवस्था की, बदइंतजामी के तो आरोप लग ही रहे हैं, भगदड़ में जो मृतकों की संख्या है उसको छिपाने की भी आरोप लग रहे हैं। कुछ कई जगह जो कुछ निजी चैनलों से और निजी यूट्यूब चैनलों पर इंटरव्यू के दौरान कुछ विधायकों ने कहा है, और ऑफ द रिकॉर्ड इस तरह की बातें करने वाले कई विधायक और यहां तक कि कई मंत्री भी शामिल हैं, ऐसा बताया जा रहा है। और इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से घिरी हुई है और बावजूद इसके वो उन चीजों को, उन आंकड़ों को छिपाने की कोशिश कर रही है, उसको लेकर अब सदन में चर्चा की मांग हो रही है। लेकिन सदन में भी उस पर चर्चा कराए जाने की मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। और तमाम ऐसे और भी मुद्दे हैं जिन पर राहुल गांधी ने, कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरा है। कुंभ के मसले पर भी घेरा है, इसके अलावा जो विदेश नीति है सरकार की उस पर भी घेरा है। बावजूद इसके अभी तक तमाम मुद्दों पर चर्चा की कोई मांग स्वीकार नहीं की जा रही है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि वो इन मुद्दों पर सरकार को घेर रहे हैं क्योंकि सरकार से जब चर्चा की मांग की जाती है तब वो इस पर चर्चा नहीं स्वीकार करती है। इसलिए जब बजट में उनको बोलने का मौका मिला है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, तो उनको उन सब बातों का जो कि जनता के हितों से जुड़े मुद्दे हैं उन पर बात करनी पड़ रही है। सुनते हैं राहुल गांधी ने किस तरह से सरकार की खिंचाई की लोकसभा में। To the notice of this house, some data, some information about the Maharashtra election. Very simple stuff. Speaker sir, between the Lok Sabha election, which the India Alliance won, and the Vidhan Sabha election, the voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. Meaning the entire population of Himachal Pradesh was added to the voter rolls of Maharashtra. Please understand what I am saying. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population. What? Almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. Now, the most interesting part, and the Prime Minister is not looking at me. The most interesting part, मजबूरी है आप the most interesting part, देख नहीं रहे तर्क पे बात करो मुंह नीचे कर लिया suddenly. The most interesting part is sir, Maharashtra में more voters were added in 5 months in Maharashtra than were added in 5 years in Maharashtra. जितने 5 साल में ऐड हुए उससे ज्यादा 5 महीने में ऐड हुए, आखिरी 5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद। सर, एक बिल्डिंग है सर शिरडी में, एक बिल्डिंग में
7,000 नए वोटर एक बिल्डिंग में ऐड हुए सर। एक बिल्डिंग में 7,000 नए वोटर ऐड हुए सर। मैं तो चुनावी प्रक्रिया में किस तरह से धांधली हो रही है, विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। चुनाव आयोग में भी शिकायत कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग से भी उसको माकूल जवाब नहीं मिल रहा है। तो ये मुद्दा जो राहुल गांधी ने उठाया, और बहुत ही गंभीर मामला है ये, बहुत ही एक कह लीजिए कि एक पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ही सवाल उठाने वाला है कि एक राज्य में, हिमाचल प्रदेश के जिम्मे जितने वोटर हैं, लगभग उतने वोटर बढ़ा दिए गए महाराष्ट्र में, और इसको लेकर विपक्ष पहले से ही सवाल उठा रहा है। महाराष्ट्र में तमाम गांवों में वहां पर मॉक पोलिंग की गई। उन्होंने बताया कि हम लोगों ने वोट ही नहीं दिया, लेकिन वोट जिसको मिला है उसको नहीं दिया है। अभी कल भी एक गांव में वहां पर मॉक पोलिंग हुई है, और उस गांव के लोगों ने यह बताया कि बिल्कुल जो नतीजे आए हैं उसके उलट नतीजे आए हैं। तो इस मुद्दे पर लगातार सरकार को, चुनाव आयोग के घेरा जा रहा है, स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है, लेकिन दस्तावेज और सबूत देने के मामले कोर्ट में भी पहुंचे, लेकिन सरकार ने नियम ही बदल दिए, और ये सारी प्रक्रिया, जो पूरी चुनावी प्रक्रिया है, सवालों के घेरे में है। इसको लेकर तमाम दूसरे नेताओं ने भी आपत्ति जताई है, और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। शिवसेना के भी नेता महाराष्ट्र से, क्योंकि ये महाराष्ट्र का मामला है, लेकिन इस तरह की बात हरियाणा में भी आई थी, दूसरे जगहों में भी, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी आई थी। इस मुद्दे पर अब सरकार, चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार भी घिरी नजर आ रही है। इसलिए घिरी नजर आ रही है क्योंकि चुनाव आयोग पर आरोप है कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और सरकार के इशारे पर काम करती है। जिस तरह से वो चाहते हैं पूरी चुनावी प्रक्रिया को अपने हिसाब से वो उसको कंडक्ट कराते हैं। ये बड़ा मसला है, और इस मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी ने अमलेंदु जी कल घेरा है, उसको लेकर जो इंडिया गठबंधन के दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और जिस तरह से उनको लोकसभा में, संसद में समर्थन मिला है, वो ये दिखा रहा है कि पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर विपक्ष किस तरह से इस चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ है, और उसकी नाराजगी इस बात को भी लेकर है कि तमाम शिकायतें की जा रही हैं, लेकिन उनका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल समीर जी, और चुनाव आयोग पर सीधा सीधा हमला कल राहुल गांधी ने किया, और ये बताया कि भाई हमने मांगा और हमको नहीं दिया गया। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट जो है उसने आदेश दिया है चुनाव आयोग को सारा डाटा देने के लिए, लेकिन अब चुनाव आयोग तो नियम बदल चुका है, और ये भी कह चुका है, मतलब सरकार बदल चुकी है और अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती उसमें, ये भी नियम बना दिया है। अब सरकार ये भी बना लेगी अदालत किस मामले में हस्तक्षेप करेगी, किस में नहीं करेगी, लेकिन वो डाटा तो देना पड़ेगा, वो चीज़ें सामने खुलकर आएंगी। और जब ये कहा तो उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में मौजूद थे जब राहुल गांधी ने कहा, और फिर राहुल गांधी ने कहा भी कि देखिए प्रधानमंत्री जो है इन्होंने अपना सिर झुका लिया। हाँ, तो इस पर हल्ला भी खूब हुआ, और किरेन रिजिजू थे वो उठकर खड़े हुए बड़े गुस्से में, तैश में आकर। कुल मिला के समीर जी, जो चुनाव आयोग की धांधलियां हैं, वो चुनाव आयोग की धांधलियां अब एक बड़ा मुद्दा देश के अंदर बनती जा रही है बहस का, और उन पर अब चर्चा होने लगी है, और विपक्ष अब खुलकर बात कर रहा है। संसद से लेकर सड़क तक अब चुनाव आयोग घिरा हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये है कि दिल्ली में भी क्या उसी तरीके की गड़बड़ियाँ की जाती हैं जो हरियाणा और महाराष्ट्र में की गई थी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने भी यहाँ शुरू में ही काफ़ी चीज़ें पकड़ी और उसको जाके चुनाव आयोग को बार बार दिया। हालांकि दिया वहाँ महाराष्ट्र में भी था इंडिया गठबंधन ने कि गड़बड़ियाँ हो रही हैं किस तरीके से, लेकिन यहाँ कल राहुल गांधी ने बताया कि शेरडी में एक बिल्डिंग में 7,000 वोट जो है वो बना दिए गए। तो अब वो एक बिल्डिंग में 7,000 वोट कैसे बन सकते हैं भाई, ये तो हाँ, अभी मैं देख रहा था कि वो एक बिल्डिंग है वहाँ चाइना में, उसमें 39,000 लोग रहते हैं, और वो मतलब 20,000 लोग रहते हैं उसमें, और 39 मंजिला बिल्डिंग है, और उसी में मॉल है, उसी में सब कुछ है, स्कूल है, खेलने का मैदान है, सब कुछ उसमें है, बहुत बड़ी वो बिल्डिंग है। तो भाई ऐसी बिल्डिंग का कोई हो तो ठीक है, उसमें आप 7,000 वोट बना दीजिए, लेकिन ऐसी अभी तक हमारी समझ में तो नहीं आया कि यहाँ कोई बिल्डिंग इस तरीके की है भारत में कि जहाँ जो है वो 20,000 लोग एक बिल्डिंग में रहते हो। तो ये 7,000 वोट अगर बन गए तो 7,000 वोट बनने का मतलब है समझ लीजिए कि कम से कम जो 14,000 लोग उसमें रहते होंगे, तभी 7,000 वोट बन गए। तो ऐसी शिरडी में कौन सी बिल्डिंग है जिसमें 14,000 लोग रहते हैं? असल में वो एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसका वो आया भी था, हम लोगों ने लाइव में भी दिखाया था कि वहाँ छात्रों के जो थे बना दिए गए, तो वो एक ही जगह से बना दिए गए। शायद राहुल गांधी उसी का जिक्र कर रहे हैं। ये भी आरोप लगा रहा है विपक्ष की जो मतदाता सूची में नाम जोड़े गए हैं उनके दस्तावेज भी नहीं है। कई सारे आरोप हैं, और इन आरोपों को इंडिया गठबंधन का भी समर्थन मिल रहा है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेता पहले ही ये सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से अब संसद में इस मुद्दे को उठाया है और घेरने की कोशिश की है, इंडिया गठबंधन के नेताओं की ओर से उसका
पूरा समर्थन उसे मिल रहा है। जो शिवसेना की सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, एक बार उनको सुनते हैं। साफ तौर पर कह रही हैं कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो आरोप एकदम सही है और वहाँ एक ही जगह नहीं बल्कि तमाम ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम जोड़े गए और ये जो मतदाताओं के नाम जोड़े गए उन सारी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई है। आरोपों की गंभीरता और उसकी पुष्टि इन आंकड़ों से भी होती है कि उन जगहों पर, उन सीटों पर वो जीत हासिल हुई है बीजेपी को। सुनते हैं क्या कहा शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने। अपोजिशन राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में इलेक्टोरल पोल में कई नाम ऐड करने की बात की थी, जिसको लेकर महाराष्ट्र के जो सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र आपको माफ नहीं करेगा, महाराष्ट्र के लोग माफ नहीं करेंगे। महाराष्ट्र के लोग उनको माफ नहीं करेंगे जिन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिन्होंने देश की जो इंडस्ट्रीज हैं महाराष्ट्र से बाहर भगाई, जिन्होंने 2 रीजनल पार्टीज को तोड़कर उनसे गद्दारी कराकर अपनी सरकार कायम की। महाराष्ट्र उनको माफ नहीं करेगा जिन्होंने 5 महीने के अंदर अंदर 48 लाख नए वोटर्स ऐड कर दिए। महाराष्ट्र उनको माफ नहीं करेगा और महाराष्ट्र का हर जनता तो है ही, बच्चा पूछ रहा है कि लोकसभा से लेकर विधानसभा में 5 महीने में 48 लाख ऐड हो जाते हैं, जो 5 साल में 37। तो किस तरीके से प्रियंका चतुर्वेदी भी कह रही हैं कि वो बिल्कुल आरोप सही है और उसकी शिकायत को ये पहली बार नहीं है, उसको कई बार ये शिकायतें दी जा चुकी हैं, एक विधानसभा की शिकायतें दी गई हैं लेकिन उस पर का संज्ञान नहीं लिया गया है। एक बार रुक करते हैं लोकसभा का, संसद का, जहां पर इस समय क्यों वहां पर उसकी कार्यवाही चल रही है, उसमें किस तरह से मुद्दे उठ रहे हैं और कुंभ के मुद्दे को लेकर किस तरह की चर्चा हो रही है, एक बार सुनते हैं। हालांकि विशेष चर्चा की मांग तो स्वीकार नहीं की गई है लेकिन विपक्ष के नेता अपनी जो उनको समय मिला हुआ है बोलने का उस पर बोल रहे हैं और कुंभ का जिक्र कर रहे हैं। ये सुन नहीं सकते हैं, इसलिए मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। आप देश के परम अभिभावक होने के नाते हमारा आपसे अनुरोध है कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं, आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। अध्यक्ष महोदय, हम डबल इंजन की सरकार से पूछते हैं, अगर अपराध बोध नहीं था तो आंकड़े दबाए, छिपाए और मिटाए क्यों गए हैं? सच छिपाना और मिटाना भी तो अपराध है। इसका दंड कौन भुगतेगा अध्यक्ष महोदय? जहां इंतजाम होना चाहिए था वहां प्रचार हो रहा था। एक धार्मिक समागम में डबल इंजन का राजनीतिक प्रचार अशोभनीय है, निंदनीय है। इतने बड़े हादसे के बाद कम से कम अब तो वो होर्डिंग उतरवा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, महाकुंभ की जो तैयारी हुई, जो हम लोगों ने जाना वहां पर, महाकुंभ न केवल 144 साल के लिए ये कहा गया, बल्कि ये भी कहा गया कि पहली बार धरती पर इस तरह का डिजिटल और जो आधुनिक चीजें हैं, टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल कर करके महाकुंभ होने जा रहा है। सीसीटीवी, ड्रोन, लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल
अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं हैं, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। हमारे अपने लोग मारे गए हैं, जिसमें परिवार का हर रिश्ता दिवंगत हुआ है। किसी की माता, किसी के पिता, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी का भाई बहन, चाचा चाची, बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है, जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया, और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर यह बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे, जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठी, तो उन्होंने हाथ से को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। और जो लोग, अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद सोचिए सरकार क्या कर रही है। अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में फूल भर करके फूलों को डालने का काम किया। सोचिए ये हमारी कहां की सनातनी परंपरा है। मैं जानना चाहूंगा सदन के माध्यम से हमारे माननीय सदस्य बताएं कि जहां लाशें पड़ी रही हों, न जाने कितनी चप्पलें पड़ी थीं,
न जाने कितने कपड़े पड़े थे, महिलाओं की साड़ियां थी, कपड़े थे, लेकिन उनको कैसे उठाया गया? उन सबको उठाया गया जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर की ट्रॉली से। उनसे उठा करके कहां फेंका कोई नहीं जानता, लेकिन जब उनको लगा कि वहां से बदबू आ रही है तो यही सरकार के लोग छिपाने लगे हैं। यही आपका महाकुंभ का आयोजन था, और हर बात को छिपाने के लिए न केवल ये लोग मीडिया का सहारा ले रहे हैं, मीडिया का सहारा लेते लेते सुनने में आया है कुछ दबाव और कुछ स्वीटनर भी दिए जा रहे हैं जिससे उनकी खबरें बाहर ना आ जाएं। और अगर अध्यक्ष महोदय ये बात सब गलत है मेरी, अगर ये बात सब गलत मैं कह रहा हूं, तो अभी तो नेता सदन को अभी भाषण देना है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी तरफ से जानकारी कर लीजिएगा। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने शोक नहीं प्रकट किया था। जब देश की राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी ने शोक प्रकट किया, उसके बाद 17 घंटे बाद सरकार ने स्वीकार किया। अध्यक्ष मोदी, ये वो लोग हैं जो आज भी कोई सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते। इनका रास्ता क्या है मैं नहीं जानता हूं, कहां ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब अध्यक्ष महोदय मैंने अभिभाषण पढ़ा है राष्ट्रपति महोदया का, तो वही पुरानी बातें कि 12 करोड़ शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गैस कनेक्शन हो गए हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, 25 करोड़ लोगों को मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया, न्यू मिडिल क्लास में शामिल कर दिया गया। 80 और 85 को अगर हम जोड़ दें अध्यक्ष महोदय 105 करोड़ हो गए। बच्चों को और जोड़ दें तो सरकार अध्यक्ष महोदय किसके लिए काम कर रही है? किसके लिए काम कर रही है? अगर 80 को राशन दें, 25 को न्यू मिडिल क्लास में जोड़ दें, 105 करोड़ हो गए। और जो बाकी बचे हैं हमारे देश की आबादी, जिसको 140 करोड़ बता रहे हैं, उसमें कम से कम बच्चे कुछ तो संख्या होगी, आधी आबादी की संख्या होगी। अगर उसको हम बाहर निकालें तो आगे आज सरकार किसके लिए काम कर रही है? वही बात पुरानी सुनने को मिलती है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बन गए हैं, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिनमें बालिकाओं की भर्ती शुरू हो गई है। अध्यक्ष महोदय, ये एक बता दें जो नया इन्होंने 10 साल के अंदर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल खोला हो। और कंफ्यूज मत होना, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कौन से होते हैं, सैनिक स्कूल कौन से होते हैं, ये कंफ्यूज मत होना। 10 साल में सोचिए अध्यक्ष महोदय, एक भी नया राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नहीं खोला है। अगर खोला हो तो सरकार जरूर बताए। जो लोग कहते हैं हम ईज ऑफ डूइंग रिसर्च कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय इनकी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च हमने देखी है। इनकी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च अपनी इमेज चमकाने के लिए और दूसरे की इमेज बर्बाद करने के लिए ईज ऑफ डूइंग रिसर्च चल रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मैं देखता हूं जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट मीट होती है, देश के सभी मंत्री वहां पहुंच जाते हैं, सरकार के मुखिया भी जाते हैं वहां। मुझे याद है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आयोजन हुआ था इन्वेस्टमेंट मीट का। न केवल इन्वेस्टमेंट मीट इन्वेस्टर्स को बुलाया गया था, बल्कि डिफेंस एक्सपो के भी कार्यक्रम कई हुए थे। और अध्यक्ष महोदय भरोसा यह दिलाया गया था कि जो एमओयू हो रहे हैं 40 लाख करोड़ के, उसको जमीन पर उतार लिया जाएगा। मैं इन्हीं डबल इंजन की सरकार से जानना चाहता हूं कि जो 40 लाख करोड़ के एमओयू हुए उसमें कितना जमीन पर यह सरकार उतार पाई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार के डबल इंजन आपस में ही टकरा रहे हों। अब तो जो खबरें हम लोग पढ़ते हैं, न केवल इंजन टकरा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं।
सुना है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। आप इंजीनियर की डब्बा हैं, ये हमारे पुराने माननीय सदस्य हैं, आप हम एक हैं, बस जगह अलग बदल गई। जिस विभाग के मंत्री हैं वो हमारा ही काम है, आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली का चुनाव है तो मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में सुना कि यहां पर मेट्रो की जो दूरी है वो दुगनी कर दी गई है, पटरी दुगनी कर दी गई है, एक्सपेंशन हो गया है इतना। अध्यक्ष महोदय, मैं स्वीकार करता हूं दिल्ली का चुनाव है, एक्सपेंशन की बात करेंगे, लेकिन कभी आपने क्यूटो का नाम सुना है? आपने वेनिस का नाम सुना है? मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से, जिसको क्यूटो बनाने के लिए सपना देखा गया था, 10 साल पूरे हो गए हैं, अभी तक वहां पर मेट्रो की शुरुआत नहीं कर पाए हैं। और अध्यक्ष महोदय, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि जिस समय समाजवादी सरकार थी, जितनी भी मेट्रो आज यूपी में चल रही हैं, सब की सब समाजवादियों की देन है, एक भी आपकी देन नहीं है। और इस समय पर मैं याद करना चाहता हूं, उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बनकर के उनसे मिलने गया था, मैं बहुत सारे उनके काम उत्तर प्रदेश के लेकर के गया था। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन कम से कम उन्हें इसी बात से याद कर रहे हैं, जो जो मैंने काम उस समय दिए थे, एक एक काम उस समय के प्रधानमंत्री जी ने मेरा पूरा कर करके, और उसका परिणाम ये हुआ है अध्यक्ष महोदय, और उसका परिणाम ये हुआ है कि आज उत्तर प्रदेश में जितनी भी मेट्रो चल रही हैं, चाहे वो लखनऊ की हो, कानपुर की हो, आगरा की हो, नोएडा की हो, ग्रेटर नोएडा को जोड़ रही हो, दिल्ली को जोड़ रही हो। और अध्यक्ष महोदय, जिस समय उद्घाटन हुआ था दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाली मेट्रो का, उस समय देश के प्रधानमंत्री एक विदेश के बहुत बड़े उनके साथ बैठ करके गए थे उद्घाटन करने। वो अगर किसी ने काम किया था पूरा, तो नोएडा अथॉरिटी और समाजवादी सरकार ने, उसमें आपकी देन कोई नहीं थी। ये बात मैं मेट्रो की इसलिए कर रहा हूं कि जो लोग दिल्ली में मेट्रो बना रहे हैं, वो बनारस में मेट्रो क्यों नहीं बना पा रहे हैं? और दिल्ली का विकास अपने आप हो जाएगा, बस ये जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली वाली सरकार है वो हस्तक्षेप करना बंद कर दे। अध्यक्ष महोदय, रिवर लिंकिंग का कार्यक्रम कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, जहां किसानों के लिए एक नई चीज आ रही है, जिससे कि न केवल उनकी खेती बाड़ी बल्कि बहुत सा सुधार दिखाई देगा। खेती बाड़ी को भी पानी मिलेगा, पीने का भी पानी होगा। इंटरलिंकिंग पुरानी योजना है, और मुझे याद है जब पहली बार उसका MOU साइन हुआ था, उस समय दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल थे, लेकिन जब उद्घाटन हुआ है तो दोनों के प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां से गायब थे। और वो कारण अगर जानना चाहोगे तो वो कारण भी बता दूंगा अगर आप कहोगे तो। जहां इंटरलिंकिंग हो रही रिवर की, ये अच्छी योजना है। 40,000 करोड़ रुपए आप खर्च करने जा रहे हैं। लाखों लाख जमीन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सिंचाई के लिए शामिल हो जाएगी, लोगों को पीने का पानी मिलेगा। लेकिन जिनकी जमीन जाएगी, उन किसानों को, गरीबों को क्या सरकार मदद कर रही है? लैंड एक्विजिशन मैंने भी की एक समय पर, और मुझे याद है अध्यक्ष महोदय, जब मैंने लैंड एक्विजिशन किया था, उसमें भारत का ये लैंड एक्विजिशन एक्ट नहीं आया था। मैंने किसानों से बातचीत की थी और किसानों से समझाया कि ये योजना से, परियोजना से क्या लाभ होने जा रहा है। वहां के किसान तैयार हो गए, और उसका परिणाम यह था कि 21 महीने में देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे और जमीन एक्वायर कर करके हम लोगों ने बना करके दिखा दिया। और जब उद्घाटन हुआ था तो उसमें भारतीय वायुसेना के विमान
सुखोई और मिराज को उतार करके हम लोगों ने उद्घाटन किया था उसका। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं, जिस हाईवे पर देश के प्रधानमंत्री उतरे थे और उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री जी के पीछे पीछे कोई चल करके आया था, वो हाईवे भी अगर किसी ने डिजाइन किया था तो समाजवादी सरकार का डिजाइन था, वो भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन नहीं था। और अगर इनका डिजाइन होता तो उत्तर प्रदेश में कोई नया हाईवे ऐसा बना करके दिखाएं जिससे हवाई जहाज उतर जाए। नहीं तो मैं मानूंगा कि आप जो कह रहे हैं कि आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, आपकी परिभाषा क्या है आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की? और ये बात में जो इतनी घुमा फिरा के कह रहा हूं, वो बात में लौट करके उसी पे जा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, अगर 40,000 करोड़ की योजना बनी है रिवर इंटरलिंकिंग की, तो जिन किसानों की, जिन गरीबों की जमीन जा रही है, उन किसानों को आप सही तरीके से मुआवजा, मदद उनकी क्यों नहीं कर रहे हो आप? अध्यक्ष महोदय, मैं इस अभिभाषण के माध्यम से जब सदन में जवाब आए तो उन किसानों की मदद होनी चाहिए। वो किसानों के पास कुछ नहीं है। उसके बाद आपका जो पैकेज है, आपका पैकेज पता नहीं क्यों कंजूस बनाता है कोई, आपका पैकेज कंजूस बनाता है कोई। कम से कम आपका दिल बड़ा होना चाहिए, और इतना बड़ा दिल हो कि किसान खुशहाली के रास्ते बजाए। आपने किसानों की आय दोगुनी नहीं की, आप आय दोगुनी नहीं कर पाए हैं। कम से कम उन्हें वो मदद करने का काम करें। इसमें अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर पढ़ रहा था कि सोलर को लेकर के और रूफटॉप सोलर एनर्जी को, स्कीम को लेकर के बहुत बड़ी योजना और कई हजार करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है। मुझे याद है जब देश के राष्ट्रपति कलाम साहब थे, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन किया था सरकार के सामने, और प्रेजेंटेशन के बाद मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर ये योजना मैं कर दूं तो आप क्या उद्घाटन करने आएंगे? उन्होंने कहा कि अगर ये आप कार्य योजना लागू कर देंगे तो उद्घाटन करने भी मैं आऊंगा। अध्यक्ष महोदय, उस दिन आंधी तूफान था, टेंट बिल्कुल उड़ गया था, इतना शायद पानी और बिजली का चमकना इतना था कि मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी उनसे कि आप मत आइए, फिर कभी हम लोग कार्यक्रम कर लेंगे। लेकिन वो कार्यक्रम में आए, उन्होंने उद्घाटन किया। और अध्यक्ष महोदय, जो लोग कह रहे हैं 40,000 करोड़ की रूफटॉप स्कीम लाए सोलर की, जो मिनी ग्रिड बना करके पूरे के पूरे गांव को हम लोगों ने फ्री बिजली दी थी, फ्री बिजली उनको मिलती थी 24 घंटे, उनकी चक्की चलती थी, उनका सिंचाई का पानी का इंतजाम होता था। जब तक समाजवादी सरकार रही तब तक वो योजना चलती रही, और जैसे ही समाजवादी सरकार गई, इन्हीं के लोगों ने उसका मेंटेनेंस रोक दिया। न केवल उस गांव का जिसका राष्ट्रपति रहे उन्होंने उद्घाटन किया, बल्कि और जितनी भी सोलर की स्कीम चल रही थी, लोहिया आवास में जहां सोलर स्कीम के माध्यम से हम लोग गरीब को सोलर पैनल के माध्यम से उनको बिजली दे रहे थे, फ्री बिजली, उन सब योजनाओं को इन्होंने बंद करने का काम किया है। सोचिए, ये वो लोग हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, चीन के सवाल को लेकर के कांग्रेस पार्टी के भी कुछ विचार हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के भी विचार हैं। सच्चाई ये सदन और ये देश भी जानता है, एक समय पर हम लोगों ने बहुत लाखों लाख किलोमीटर की जमीन, लाखों लाख एकड़ की जमीन हम लोगों ने खोई, और अब उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है, जमीन खोने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर रही है कि जमीन चीन ने कब्जा की है। और ये बात अगर हम लोग कह रहे हैं तो जो अखबारों में खबरें निकलती हैं, टीवी पे कभी कभी खबरें आती हैं, अध्यक्ष महोदय सरकार को कहिए कि ऐसे चैनल, ऐसे अखबारों पे एफआईआर लिखा कर उन्हें जेल भेज दो, क्योंकि कुंभ की जो खबर चलाना चाहते थे, कुंभ की जो खबर देना चाहते थे, उन कुछ साथियों पे आपने एफआईआर लिखा दी है। अगर कुंभ पर सच्ची खबर दिखाने वालों पे आप एफआईआर लिखा सकते हैं, तो फिर चीन की खबर, जो खबर चला रहे हैं,
उस पर भी आपको एफआईआर लिखवानी चाहिए। दूसरा, हमारा एक जाति जनगणना का मसला बहुत पुराना है, ये कोई नया नहीं है। आरक्षण के सवाल पर इस देश में दक्षिण भारत से लेकर के उत्तर भारत में और देश में जगह जगह पर बहुत सारे नेता ऐसे रहे जो आज हमारे बीच नहीं हैं, जिनकी वजह से हम आज उस आंदोलन को आगे ले जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो संविधान है, उसके तहत जो हमें हक अधिकार मिले हैं, आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जाति जनगणना होना चाहिए। उसके पक्ष में अब तो कांग्रेस पार्टी भी है। एक समय था जब कांग्रेस पार्टी उस पक्ष में नहीं थी। और अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, अगर उसी समय कांग्रेस पार्टी भी पक्ष में होती तो आज हमें आपके सामने खड़ा नहीं होना पड़ता, मांगना नहीं पड़ता जाति जनगणना। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं कांग्रेस पार्टी के साथियों से भी कहना चाहता हूं, हम आपके साथी हैं और इस मुद्दे पे तो हम आपके साथ और आपके आगे भी चल करके आपका साथ दे देंगे। अब जाति जनगणना को कोई नहीं रोक सकता है। एक दिन ऐसा आएगा अध्यक्ष महोदय, एक दिन ऐसा आएगा, कोई टकरार नहीं है, आपके इंजन जैसे नहीं है। आपका एक इंजन अध्यक्ष महोदय, ये अध्यक्ष महोदय, हम तो, मुझे कभी कभी ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी जितना अपने लोगों को ध्यान दे करके समझाते हैं, इतना ये समझते ही नहीं है। वो अध्यक्ष महोदय, वो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया के बारे में जानकारी रखते हैं। आप भी जानकारी रखा करो। अगर आप जानकारी रखोगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। एक इंजन ने नमस्कार नहीं किया था दूसरे इंजन को, अगर याद हो तो पता कर लें। और ये बात अगर छिपी हुई हो, ऑनरेबल मेंबर, अध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने शुरू नहीं किया, मेरा लिखा हुआ बहुत लंबा है। कंक्लूड करें, आप समाप्त करें प्लीज। और अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और बड़ा उठा है, नौकरी को लेकर के, रोजगार को लेकर के, और हमारे भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ावा कैसे दिया जाए। चीन जैसा देश केवल एक पे हमला नहीं कर रहा है अध्यक्ष महोदय, आपकी जमीन भी छीन रहा है और आपका बाजार भी छीन रहा है। और ये बात अगर गलत हो तो सरकार हमें बताए, वो आंकड़े दे। अगर कांग्रेस पार्टी का रास्ता था तो आपका रास्ता कांग्रेस पार्टी का क्यों है? अगर कांग्रेस पार्टी का वो रास्ता था तो आपका रास्ता क्यों है? वो मैं तो जानता हूं जिस दिन उनके सहयोगी साथी समझ लेंगे वो भी साथ छोड़ जाएंगे। दूसरा जो बात सवाल कहा गया है अध्यक्ष महोदय, जिस समय बाजार खोला गया, जिस समय हमारा व्यापार के लिए पूरा बाजार खोल दिया, हमसे ज्यादा वित्त को समझने वाले इकोनॉमिस्ट और बहुत सारे जानकार लोग वो मुझसे बेहतर समझते होंगे, लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि जिस समय बाजार खोला गया उस समय ध्यान उतना हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर नहीं रखा गया। अगर उसी समय पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जिस जिम्मेदारी से रखना चाहिए था नहीं रखा गया, अगर उस समय रखा गया होता तो शायद अध्यक्ष महोदय हम लोग चीन से आगे निकल गए होते। आज चीन आगे है, हम लोग पीछे हैं। क्या आप इनको ज्ञान दे रहे हो क्या? अध्यक्ष महोदय, अपना रास्ता तो वही है, साइकिल वाला। इसलिए अध्यक्ष महोदय, अगर मेरा समय है अभी, क्योंकि मैं बहुत कुछ लेकर के आऊं, और जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आप कहते हैं कि देश का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, न केवल उसके नागरिकों को एक बेहतर जीवन देश की नई पहचान देता है, बल्कि देश को एक नया आत्मविश्वास भी देता है। अरे अगर ये बात सच है तो अध्यक्ष महोदय, मैं वो बात कहना चाहता हूं कि 2022 के चुनाव से पहले एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाया गया था, और जिसकी तैयारी को लेकर के देश के प्रधानमंत्री जी गए थे। कितनी सजावट हुई थी, कितनी तैयारी हुई थी। जो हमारे बुंदेलखंड के साथी माननीय सदस्य चलते होंगे बुंदेलखंड के एक्सप्रेस वे पर, वो जानते होंगे। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करके गए, पानी बरस गया, बुंदेलखंड बह गया।
एक्सप्रेसवे बह गया। और सोचिए अध्यक्ष महोदय, कब उद्घाटन किया था आपने? 22 में, और आज भी मेंटेनेंस चल रहा है उसमें। 22 के बाद से आज तक भी मेंटेनेंस चल रहा है। और कहीं अगर आपने जो गाड़ियां बाजार में ला दी हैं, जो बाजार में आजकल अध्यक्ष महोदय जो गाड़ियां आ गई हैं, अगर वो कहीं अपनी रफ्तार से चलेंगी तो या तो पेट दर्द होगा या कमर का दर्द होगा, दोनों में से एक के लिए तो इलाज जाना ही पड़ेगा। और वो कितने हजार करोड़ का बना? 14,000 करोड़ का। इसी तरह गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे यूपी में 91 किलोमीटर, जो हमारे रोड की जानकारी रखते होंगे, एनएचआई की जानकारी रखते होंगे, वो जानते होंगे कि गोरखपुर लिंक जो 2022 में शुरू हो जाना चाहिए था, वो अभी तक शुरू नहीं हो पाया। वो 91 किलोमीटर का 7,283 करोड़ का बन रहा है। जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कभी समाजवादी सरकार ने उसको डिजाइन किया, उसको सब कुछ आगे बढ़ाया, वो 340 किलोमीटर का 22,000 करोड़ के लगभग का बना है। लेकिन जहां तक मैं बना करके छोड़ गया वहां से आगे नहीं बढ़ा। और अगर वो बढ़ गया होता तो बिहार और बंगाल के लोगों के लिए बहुत रास्ता आसान हो जाता। इसी तरह एक गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिसके बारे में सरकार ने ये कहा कि हम कुंभ से पहले शुरू कर देंगे, कुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे शुरू हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, वो नहीं शुरू हो पाया। मुझे लगता है जिस रफ्तार से वो काम हो रहा है, अगला जब अर्ध कुंभ आएगा तब तक ही बन पाएगा वो। ये बातें मैं इसलिए बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यूपी को, बिहार को दे दिया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बिहार भी तरक्की करे, हम भी साथ देंगे बिहार का, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यूपी में अगर कोई भी एक भारत सरकार के एनएचआई का एक्सप्रेसवे आया हो तो बता दे। एक भी कोई एक्सप्रेसवे दिया हो तब, जब देश के प्रधानमंत्री को 2 बार और नहीं तीसरी बार भी मौका दिया उत्तर प्रदेश ने। मैं अध्यक्ष महोदय आपका इशारा समझ रहा हूं। बाकी अध्यक्ष महोदय भाषण में अब बजट पे पढ़ दूंगा, मेरा बाकी भाषण बजट में होगा। मैं अपना भाषण खत्म करते हुए केवल इतना कहना चाहता हूं, मैं जो मेरे सुझाव आए हैं उन सुझावों को शामिल करे सरकार, और केवल प्रचार में न रहे सरकार। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले जो राष्ट्रपति जी ने कहा है, मैं भी सहमत हूं उससे। मैं उनकी सब लाइनें पढ़ना चाहता हूं। जो राष्ट्रपति महोदया जी ने कहा है, मैं उससे सहमत हूं। हमारा हिंदुस्तान 140 करोड़ आबादी वाला देश है। हमारे यहाँ भिन्न भिन्न राज्य, भिन्न भिन्न क्षेत्र, भिन्न भिन्न भाषाएं हैं, परंतु एक राष्ट्र के रूप में हमारी एक ही पहचान है, हिंदुस्तान। और हमारा एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है, विकसित हिंदुस्तान। आने वाले वर्षों में देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं। इस संकल्प में देश के शहीदों की प्रेरणाएं हैं, पूज्य बापू के मानवीय आदर्श हैं, और सरदार पटेल जैसी मां भारती की संतान द्वारा हमें दिलाई गई एकता की शपथ है। हमें इन प्रेरणाओं को आगे रखते हुए एकता के इस समर्थ विकसित हिंदुस्तान के संकल्प को पूर्ण करना है। आइए हम एक बार फिर एकता के संकल्प को दोहराएं और हिंदुस्तान के सपनों को पूरा करने के लिए कटिबद्ध हों। जब हम साथ मिलकर बढ़ेंगे तो हमारी भावी पीढ़ियां 2047 में अवश्य विकसित, सशक्त, समर्थ, समृद्ध, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान देखेगी। मैं इतनी ही बात कहते हुआ, क्योंकि 10 बजट आपने पेश किए हैं, वो आप समझ गए होंगे, आप समझ गए बात को जो मैं कह रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात मैं कह रहा हूं वो बात वहां तक पहुंच गई है। उनके चेहरे बता रहे हैं कि बात वो पहुंच गई है। और मैं अपने अंत में बस यही कहूंगा, क्योंकि 10 बजट के बाद ये अभिभाषण सुन रहे हैं हम लोग, 11वां बजट आ गया है। बजट हो ऐसा जिसमें सबके लिए उम्मीदें हों, समृद्धि की दिवाली और खुशियों की ईद हो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
मैं आपका धन्यवाद देता हूं और सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने सुनने का काम किया, बहुत धन्यवाद। तो बजट पर अभिभाषण पर चर्चा का पे जवाब दे रहे थे और अपनी बात रख रहे थे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के नेता। लेकिन एक लंबा उन्होंने, चूंकि बजट पर बोलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से मांग हो रही है कि महाकुंभ हादसे पर चर्चा होनी चाहिए, उसको अनुमति नहीं दी गई, तो उस पर फिर बजट के बजाय लंबा जो समय था वो उन्होंने महाकुंभ हादसे की चर्चा पर अपना उसको चर्चा की बात की। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से जो आरोप लग रहे हैं, और अखिलेश यादव ने भी जिस तरह से खास तौर से उन्होंने केंद्र सरकार पर भी और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को जिस तरह से कहा जाए अगर सामान्य भाषा में कि धोया है, ये बहुत गंभीर है। और जो आरोप लग रहे हैं अमलेंदु जी की किस तरह से महाकुंभ हादसे की चीजों को छिपाई गई और सीधे तौर पर वहां जो तस्वीरें आ रही हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, उनको नकारने की कोशिश की गई। और अखिलेश यादव की माने तमाम उसके वीडियोस हैं भी सामने कि कैसे वहां पर जो हादसे से की जगह पर साफ सफाई की गई और उसको फेंका गया। आखिर इतनी बड़ी घटना हुई है, इतना गंभीर मुद्दा है, सरकार उससे बच रही है। क्या राज्य सरकार को यह पता है कि अगर हम छिपाने की कोशिश करेंगे तो सारी चीजें छिप जाएंगी? देखिए समीर जी, कोशिश तो यही की जाती है सरकारों की तरफ से कि जो छुपाएंगे तो सारी चीज़ें छुप जाएंगी, लेकिन अब चीज़ें छुपती नहीं है, चूंकि अब सोशल मीडिया का ज़माना भी है और तकनीक के तौर पर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। अब वो चीज़ें छुप नहीं सकती हैं, वो छुपी भी नहीं, वो चीज़ें सब सामने आ गई। अब FIR दर्ज कराने से, आप पत्रकारों पर FIR दर्ज करा दें तो इससे चीज़ें रुक जाएंगी, ऐसा नहीं है, वो चीज़ें सब सामने आ रही हैं। तो अखिलेश यादव यही कह रहे हैं कि भाई आपने पत्रकारों पर FIR दर्ज करा दी और डाटा आप नहीं दे रहे हो, आप बताते हैं कि आप डिजिटल इंडिया बना रहे हैं, तो कैसा ये डिजिटल इंडिया है, आप डिजिट जो है वही नहीं बता पा रहे हैं कि कितनी डिजिट है जो कुंभ में हताहत हुए उनकी। तो बहुत तगड़ा प्रहार जो था वो अखिलेश यादव ने आज किया। और कल जो प्रहार था वो मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का ज़बरदस्त प्रहार था, और आज अखिलेश यादव ने इसकी शुरुआत की, ज़बरदस्त प्रहार जो था वो सरकार पे किया। और आपने देखा कि आज अखिलेश यादव के बोलने के समय भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण जो थे वो बहुत ज़्यादा विचलित होते हुए दिखाई दिए। और बीच बीच में चुटकी भी अखिलेश यादव ने खूब ली, जब कोई बीच में बोला तो उनका कि तुम ये बताओ इंजन हो कि डिब्बा हो। सीधे तौर पर जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही इस हादसे को लेकर एक विरोधाभासी बयान आ रहे हैं। कुछ एक विधायक सीधे तौर पर सरकार पर, अपनी सरकार पर वही आरोप लगा रहे हैं जो विपक्ष लगा रहा है। तो यही चर्चा अखिलेश यादव कह रहे थे कि यहाँ जो इंजन है उनमें भी टकराहट हो रही है और इंजन के डिब्बों में भी टकराहट हो रही है। हाँ बिल्कुल, इंजन के डिब्बों में टकराहट हो रही है, यही वो बता रहे हैं कि इंजन तो लड़ ही रहे हैं। अब वो एक विधायक हैं उत्तर प्रदेश के ही, वो कुंभ के लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कितनी उसमें जाने गई हैं और कितनी नहीं गई हैं, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। और जो सवाल अखिलेश यादव ने भी उठाया कि भाई जब मुख्यमंत्री छिपा रहे थे तब प्रधानमंत्री जो थे वो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। तो और दोनों के बीच ही कोई तालमेल, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं है। और 17 घंटे के बाद जो था वो मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि उसमें जाने भी गई हैं। तो ये लेकर जिस तरीके से चल रहा है, और ये भी बताया कि वो एक इंजन ने दूसरे इंजन की नमस्ते नहीं दी थी। जी हाँ। और पीछे पीछे दौड़ रहे थे, वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, तो ये भी सब बताया। तो यानी एक तरीके से जो दिल्ली और लखनऊ के बीच जो संघर्ष है उसको भी और चौड़ा करने का काम अखिलेश यादव ने आज किया है समीर जी। और बिल्कुल, और इस महाकुंभ को लेकर एक बात अक्सर की जाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं, उसके अलावा बीजेपी के कई नेता उसका जिक्र कर रहे हैं, कई आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि 1954 में 1954 में भी कुंभ हुआ था और उसमें हादसा हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू उस समय प्रधानमंत्री थे। आरोप लगते हैं कि उनके रहते हुए वहां पर हादसा हुआ था। हालांकि इस बात की पुष्टि कहीं नहीं होती है और ये कहीं से ये साबित नहीं हुआ है, लेकिन उसकी चर्चा हमेशा होती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब हादसा हुआ है और सरकार लोगों के सामने आंकड़े छिपा रही है, तो फिर उस हादसे में क्या हुआ था उसकी चर्चा जब वो करती है तो उस पर उसको किस तरह से उसकी संवेदनशीलता दिखाई पड़ती है। समाजवादी पार्टी के नेता प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने 1954 के कुंभ की और इस बार के कुंभ की दोनों हादसों की चर्चा की है। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है उन्होंने, एक बार सुनते हैं उनको कि किस तरह से उन्होंने कहा है कि सरकारों की संवेदनशीलता क्या दिखा रही है, चाहे उस समय की सरकार जो थी उसकी वो किस तरह से उस हादसे के बारे में सोचती है और आज की सरकार किस तरह से सोच रही है। सुनते हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव को, क्या कहा है उन्होंने 1954 में हुए कुंभ के हादसे को लेकर। लेकिन ये सवाल बार बार उठते हैं, प्रधानमंत्री भी इस सवाल को उठा चुके हैं और कहा अब
ये जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री भी 5 फरवरी को कुंभ में स्नान करने जा सकते हैं। हालांकि अभी इस कार्यक्रम की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये पहले से ही तय माना जा रहा है कि वो कल जाएंगे और अभी उसका कोई खंडन भी नहीं आया है कि वो नहीं जा रहे हैं। जी, अभी तक कोई खंडन भी नहीं आया है और मीडिया पे चल ही रहा है कि वो जाएंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये है समीर जी कि हमारे विश्व गुरु जो हैं उनको उनके फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत अच्छा एक तोहफा दिया है। जहाँ से जो भारतीय डिपोर्ट किए जा रहे हैं, वापस भेजे जा रहे हैं, पहला जत्था जो है वो आज या कल पहुंच सकता है। वहां से जहाज चल दिया है। पहली खेप में 18,000 को डिपोर्ट किया जाना है। कुल 7 लाख भारतीय बताए जा रहे हैं। तो यानी कि जो विश्वगुरु हैं उनकी विश्वगुरु की छवि जो है वो कितना डंका बज रहा है ये भी सामने आ रही है। तो मुझे लगता है कि इस पर भी अब सदन में चर्चा होगी, इस पर भी विश्वगुरु सदन में घिरते हुए नजर आएंगे। तो अभी तो चूंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, उस पर ज़बरदस्त तरीके से सरकार घिरी हुई नजर आई और राष्ट्रपति ने जो बातें कही वो जैसे अखिलेश यादव ने सवाल उठाए कि भाई जो आप दिल्ली में बनाने का दावा कर रहे हैं कि मेट्रो आपने बनाई, तो जिसको आप क्योटो बना रहे थे वाराणसी, वहां अभी तक मेट्रो क्यों नहीं बना पाए? बिल्कुल सही बात है। कई सारे सवाल जो प्रोजेक्ट्स की वो बात कर रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पहले से ही चल रहे थे और ये सवाल तो इस सरकार पर कई बार पहले भी उठे हैं। गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे हैं, जो अभी चर्चा कर रहे थे अखिलेश यादव कि सड़कें बनी नहीं, उद्घाटन हुआ नहीं कि उसके बाद ही वहाँ पर सड़कें बह गईं। इस तरह के 1-2 नहीं, सैकड़ों उदाहरण दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ तक कि कई जगहों पर तो बनने से पहले, उद्घाटन से पहले ही उसके बह जाने या उसके बिखर जाने, गिर जाने की खबरें आ रही हैं। लेकिन महाकुंभ हादसे को लेकर जब उत्तर प्रदेश सरकार घिरी हुई है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ही नहीं, इस मामले में केंद्र सरकार भी घिरी नजर आ रही है। और चर्चा को लेकर जब उसमें अनुमति नहीं दी जा रही है, तो इस मामले में दोनों ही सदनों के जो पीठासीन अधिकारी यानी लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति हैं, वो भी घिरे नजर आ रहे हैं कि आखिर संसद में उसकी चर्चा की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। बहरहाल सुनते हैं एक बार प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कुंभ हादसे को लेकर क्या कहा है। उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि उसमें हजारों लोगों की जान गई है, जिस तरह से कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है। और ये जो आंकड़े आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये ऐसे हवा में आ रहे हैं, बल्कि तमाम चश्मदीदों और वहां से जो विजुअल्स तस्वीरें आ रही हैं, उनके आधार पर ये सारी चीजें कही जा रही हैं, जिन एविडेंसेस को वहां से हटाने की और उनको एक तरह से उन पर पर्दा डालने की कोशिश हुई है। सुन लेते हैं पहले राम गोपाल यादव को, क्या कहा है उन्होंने। जो प्रशासनिक लापरवाही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही, कह रहे पैसा ले, पोस्टमार्टम नहीं करा रहे हैं, पैसा 15,000 20,000 रुपया दे के कह रहे कि ले जाओ डेड बॉडी यहाँ से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। और इतना गंभीर सब कुछ लापरवाही हुई है, इसके बावजूद किसी को अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। और अगर हम लोग यहाँ उठाना चाहते हैं कोई मामला, तो यहाँ जो बैठे हुए हैं लोग वहाँ सर्टिफिकेट दे के आ जाते हैं। तो इतना ये गंभीर मामला है, इसलिए नोटिस था तिवारी जी का, जावेद भाई का, रामलीलाल सुमन जी का, इसी पे था, और मनोज झा साहब का। तो किसी के नोटिस का कोई सुनवाई नहीं, सबको आउटराइट रिजेक्ट। और आज तक चेयरमैन ये नहीं बताते कि हमारे नोटिस में कमी क्या है। सब पूछते हैं, कोई नहीं बताते ही नहीं, नोटिस रद्द कर दी। तो ये उसकी चर्चा की मांग खारिज की जा रही है, इसको लेकर नाराजगी है और प्रदर्शन, नारेबाजी हो रही है, लेकिन किसी भी सदन में इस पर चर्चा की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नेता लगातार इस मुद्दे पर सरकार को बजट पर चर्चा के जवाब में घेर रहे हैं, उससे सरकार घिरी नजर आ रही है। कई मुद्दे ऐसे हैं, और अब तो ये जो बड़ा मामला है जिसकी चर्चा अभी अमलेंदु जी कर रहे हैं कि वो अमेरिका से जिस तरह से वहां पर गैर कानूनी तरीके से वहां
प्रवासी गए हैं, उनको भेजा जा रहा है, उस पर भी सरकार को निश्चित तौर पर विपक्ष घेरेगा। और इन सारी चीजों के बीच सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार न केवल विपक्ष के निशाने पर है, बल्कि यह भी सुनने में आ रहा है कि इस मामले में केंद्र सरकार भी जो जिस तरह से पर्दा डालने की कोशिश हो रही है उससे वो सरकार से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी के कई विधायकों का खुलकर इस सरकार का विरोध करना, और यही नहीं, तमाम जो सरकार समर्थक लोग हैं उनका सोशल मीडिया पर जिस तरह से वो आक्रामक ढंग से उत्तर प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं इस मामले में, उससे यह साफ साबित होता है कि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच इस समय इस मुद्दे पर कम से कम तालमेल ठीक नहीं है। और वही बात अखिलेश यादव ने जब कही सदन में, तो वो भी इससे साफ पता चलता है कि किस तरह से दोनों के बीच दूरियां अभी भी बढ़ी हुई हैं। हालांकि ये दूरियां लोकसभा चुनाव के बाद से ही बहुत ज्यादा बनी है, जो खाई है दोनों के बीच रिश्तों में, लेकिन इस मुद्दे पर अब केंद्र सरकार हमलावर है उत्तर प्रदेश सरकार पर, और कोई केंद्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर कोई सफाई या कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, और ना ही कोई सार्वजनिक बयान आया है। अमलेंदु जी, हाँ, कोई सार्वजनिक बयान किसी तरीके का नहीं आया, और जो दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति है उसको अखिलेश यादव ने भी आज काफ़ी अपने उसमें विस्तार दिया कि किस तरीके से दोनों सरकारें जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हैं और कोई समन्वय जो नहीं है। तो ये उन्होंने अखिलेश यादव ने अपने भाषण में आज जो था वो इस पर प्रकाश डाला, और ये बात सभी जी साफ देखने में मिल रहा है कि दोनों सरकारों के बीच तालमेल की तो वास्तव में कमी दिखाई पड़ रही है, और वो तमाम मसलों पर कमी जो दिखाई पड़ती है। और इधर जो ये मसला है डिपोर्ट किए जाने का भारतीयों को अमेरिका से, ये एक बड़ी मुसीबत जो है वो बनने वाली है, क्योंकि लगभग 7 लाख भारतीय जो हैं वो वहाँ से डिपोर्ट किए जाएंगे अमेरिका से। 7 लाख का मतलब आप समझते हैं कि कितने अर्थव्यवस्था पर यहाँ असर पड़ेगा भारत की। 7 लाख भारतीय जो वहाँ रह रहे हैं वो वहाँ से मनी ऑर्डर इकोनॉमी जो कहलाती है वो वहाँ से डॉलर भेजते हैं, तो ये यहाँ की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा इसके विषय में कोई चिंता करने की प्रधानमंत्री को कोई आवश्यकता भी नहीं है, और वो जा रहे हैं महाकुंभ नहाने के लिए। तो ये महाकुंभ असली ये होता है कि इन 7 लाख भारतीयों को आप अमेरिका में रोक देते जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, असली महाकुंभ आपका वो होता। तो फर्जी बातें करने से और फर्जी महाकुंभ नहाने से कोई काम होने वाला नहीं है। जिस काम के लिए आपको प्रधानमंत्री चुना गया था, आपको महाकुंभ में नहाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं चुना गया था। तो जिस काम के लिए चुना गया वो अपना काम कीजिए। महाकुंभ तो होते रहते हैं और नहाते भी लोग रहते हैं, आप भी नहा लेंगे बाद में। जी बिल्कुल, ये मुद्दा भी बहुत बड़ा बनने जा रहा है, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र सरकार घिरी हुई है। महाकुंभ हादसे पर उत्तर प्रदेश सरकार को इस समय लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों ही जगह बड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अब उस पर चर्चा की मांग स्वीकार की जाती है, नहीं की जाती है लोकसभा में, लेकिन आज भी नोटिस दिए गए हैं राज्यसभा में। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने चर्चा की मांग का नोटिस दिया है। उसके अलावा लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही सदनों में कई सांसद पहले ही नोटिस दे चुके हैं, लेकिन किसी की नोटिस का संज्ञान नहीं लिया गया और साफ तौर पर मना कर दिया गया। आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से राज्यसभा के सभापति पर भी कि वो चर्चा की मांग कैसे स्वीकार कर सकते हैं, वो तो खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं। लेकिन महाकुंभ हादसे से जुड़ी जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो लगातार आ रही हैं, और सरकार ने किस तरह से उस पर पर्दा डालने की कोशिश की है, और वो कोशिशें लगातार जारी हैं, ये भी उससे साफ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कितना भी छिपाने की कोशिश हो, चीजें छिपती नहीं है, सामने आती ही है। तो जो भी इस पर अपडेट होंगे आप तक हम पहुंचाएंगे। बने रहिए।